नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। योगी जी ऊंची जातियों की राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी ने पिछड़ों को लुभाने के लिए यूजीसी की एक नियमावली तैयार कर दी है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है ऊंची जातियों के द्वारा। अभय दुबे जी के संग शो करता हूं। उनका कहना है कि ये कुछ पिछड़ी जातियों के नेता ये बात मानते हैं कि ये सारी व्यू रचना खुद भाजपा ने रची है, कि जिससे ऊंची जाति विरोध करे तो पिछड़ों में संदेश आए कि वो उनके साथ हैं। नौकरियों में पद खाली पड़े हैं, बड़े बड़े पदों पर पिछड़ी जाति की भर्तियां तैनाती नहीं हो रही हैं, लेकिन इससे विवाद पैदा किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? और अजीत पवार की मौत क्या हादसा था, साजिश थी? इस तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक दुखद हादसे में मौत के बाद पूरा देश स्तब्ध है, और ये पहली बार नहीं है। देश में कई बड़े राजनेताओं का निधन इस तरह हुआ है। हेलीकॉप्टर में क्रैश हो जाना, जहाज टकरा जाना। भारत की एविएशन जो पॉलिसी है, जो सुरक्षा है, उस पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बड़ा घोटाला उनके पास था, बड़ा खुलासा था। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की मौत बात का समर्थन किया है कि जांच होनी चाहिए। ये एक देश में जनमानस में फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की बहस चलने लगी कि अजीत पवार का एक बयान सामने आने लगा कि जो लोग मुझ पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, अब मैं उनके साथ हूं। और फिर ये भी बयान सामने आया कि आखिर क्या वाकई में ये एक सामान्य दुर्घटना थी या कोई साजिश थी। इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर साजिश थी तो उसकी जांच कौन करेगा? हमारे सीडीएस की मौत हुई थी, आज तक पता नहीं चल पाया कि वो उनका हेलीकॉप्टर किस तरह क्रैश हुआ था। उस पर बहुत बड़े सवाल उठे। ये बड़े बड़े जो हादसे होते हैं उनकी जांच कभी ईमानदारी से सामने आती नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आरोप, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, ये लगा रहे हैं, इसकी जांच किस तरह हो? क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो? सच कैसे सामने आएगा? क्या वाकई में कोई घोटाला था उनके हाथ में, जिसके सामने आ जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता? देखिए, जब कारपोरेशंस के चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, तो अजित पवार महायुति से बाहर निकल आए थे और उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के साथ जुड़कर मोर्चा बना लिया था उन्होंने। और उसके लिए वो नगर महापालिकाओं को चुनाव लड़ रहे थे, और वो लगातार चुनावी भाषणों के दौरान बार बार ये कह रहे थे। और उन्होंने एक उसका नाम भी मेरे पास नोट है, एक एमएलए, भाजपा के एक एमएलए के नाम का उन्होंने लगातार जिक्र किया, महेश लाडगे नाम के एमएलए का उन्होंने बार बार नाम लेकर जिक्र किया कि इस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, और ये घोटाला भाजपा की सरकार को सबको पता है और इसकी फाइल उनके पास है। वो इसको पूरी तरीके से कभी भी इसका पर्दाफाश कर सकते हैं, नाम लेके कह रहे थे वो। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कही, बल्कि कई दफे उन्होंने ये बात कही। इससे दो बातें लगती हैं। पहली बात तो लगती है कि वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार के साथ आर पार के मूड में थे, और वो दोबारा फिर से अपने जो मेंटर थे शरद पवार, जिनकी वजह से उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ा, परवान चढ़ा, उनके साथ दोबारा जुड़कर कुछ इस तरह की दोनों मिलकर बात पका रहे थे कि फिर से एनसीपी का एक दूसरे में विलय हो जाएगा। एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार का विलय हो जाएगा। उनकी तरफ से ये भी बातें चलाई जा रही थी कि एनसीपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर उनके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं। तो इस तरह से कई तरह की बातें चल रही थी। अब उनकी विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने बड़ी मजबूती के साथ सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। लेकिन हुआ यह है इसमें कि ये प्रश्न इससे पहले कि ये आगे बढ़ता और इसमें और इस मांग में और चमक आती, खुद शरद पवार ने इसको बीच में खत्म कर दिया। शरद पवार ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ये दुर्घटना नहीं, ये साजिश नहीं थी कोई, ये तो एक हादसा था।
तो जब उन्होंने ही इस बात को खत्म कर दिया और उनके परिवार की तरफ से कोई इस बात को उठा नहीं रहा है, सुप्रिया सुले इस बात को नहीं कह रही हैं, उनकी पत्नी सुनेत्रा इस बात को नहीं कह रही हैं, उनके बेटे जो खुद एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, वो भी नहीं इस बात को कह रहे हैं। एनसीपी के किसी नेता की तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है। प्रफुल्ल पटेल जो खुद एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है। वो भी शरद पवार से गहराई से जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल। तो इसकी वजह से ये चीज जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, ये आगे बढ़ नहीं रही है। असल में ये वहीं उनके आरोप पे ही जाकर रुक गई है। अगर इनके परिवार की तरफ से कोई बात कह दी जाती ना, तो ये बात बहुत और ज्यादा आगे बढ़ती। बात तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अब भारत की जो वायु प्रणाली है, जो इस तरह के जिस जहाज में ये थे, वो बताया जा रहा है वो जहाज पहले से कुछ खराब था और बहुत बहुत खराब जहाज उड़ाए जा रहे हैं एयर इंडिया के हाथ से, कि बार बार पायलट पे दोष दे दिया जाता है, कुछ कोई कहने वाला नहीं है। अभी मैं एयर इंडिया से सफर कर रहा था, जिस कंपनी का ये प्राइवेट जहाज था, चार्टर्ड विमान लिए जाते हैं, बहुत नेता लोग, बड़े बड़े पूंजीपति वगैरह इन चार्टर्ड विमानों में उड़ते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो ये विमान, इसी कंपनी का विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हो चुका है। वो भी लैंडिंग होते समय क्रैश हुआ था, उतरते समय क्रैश हुआ था। और ये भी विमान लैंडिंग के वक्त ही गिरा है ऊपर से। वो तो जमीन पे उतरते वक्त उसका दिखाया जा रहा था टीवी के ऊपर, उतरते वक्त क्रैश हुआ था और 2 टुकड़े हुए थे उस विमान के। और ये विमान तो ऊपर हवा से नीचे ऐसे गिरा जैसे कि इंजन में बिल्कुल दम खत्म हो गई हो, और सीधा जमीन ऊपर से आगे जमीन के डेड ड्रॉप जिसको बोलते हैं, इस तरीके से विमान गिरा, और जिसमें सब लोग बैठे थे, सारे के सारे लोग मारे गए। तो इसकी जांच तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर ये साजिश नहीं थी तो ये भयानक किस्म की लापरवाही और खराब किस्म के नागरिक उड्डयन का नमूना है, जिसका भी आपने जिक्र किया। बहुत ही घातक नागरिक उड्डयन का नमूना है। पूरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय तो बहुत खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। और इस कंपनी के विमानों की जांच जो है, और खासतौर से इस विमान की जांच 1 साल पहले की थी डायरेक्टर जनरल और उसने, नागरिक उड्डयन का जो महानिदेशालय है, मतलब है, उसकी 1 साल पहले फरवरी में जांच हुई थी पिछले साल। तब से अब तक बीच में इसकी कोई जांच वगैरह भी नहीं हुई। तो ये इस तरह से पूरे सब इस तरीके से सब मामला चल रहा है हिंदुस्तान में। आप कह रहे हैं जांच किस चीज की होती है? क्या जो बैसरन घाटी में जो रक्तपात किया आतंकवादियों ने, उसकी कोई जांच हुई? क्या पुलवामा वाला जो आतंकवादी हादसा था, उसकी कोई जांच हुई या जांच का कोई नतीजा निकला? किसी चीज की कोई जांच नहीं होती भारत में। खासतौर से मोदी जी के निजाम में तो नहीं होती जांच। यहां तो जांच की परंपरा ही समाप्त कर दी है लगभग इन्होंने। बैठे रहते हैं हर चीज की रिपोर्ट लिए हुए, और जिस चीज की खुद जांच कराते हैं उसकी रिपोर्ट लागू नहीं करते। जैसे कि इन्होंने रोहिणी कमीशन आपने जांच का जिक्र किया, अजित पवार के मामले थोड़ा हटके सोचिए। जस्टिस रोहिणी की कमीशन इसी सरकार ने बैठाया, कई बार उसको विस्तार दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। अंततः जब उसकी 7-8 बार एक्सटेंशन दिया गया, अंततः जब उसकी रिपोर्ट आई, राष्ट्रपति को सौंप दी गई रिपोर्ट। आज तक सरकार उस रिपोर्ट पर बैठी हुई है। वो पिछड़ी जातियों के बारे में रिपोर्ट थी, थोड़ा बहुत जो लीक हो गई थी बात, उस पर हमने और आपने 4 PM पे विचार भी किया था, मुझे याद आ रहा है अभी। अब वो बैठे हुए, सरकार बैठी हुई है। आप सोचिए, अगर सरकार उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से शिक्षा संस्थानों में ओबीसी की जो स्थिति है उसके बारे में भी कोई बात होगी। इतना बड़ा जांच आयोग बैठा था। आज यूजीसी को लेकर जो हंगामा हो रहा है सारे देश में, यूजीसी की इक्विटी कमेटी को लेकर, अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की बात का कुछ उसमें सिफारिश होती, उस पर अमल करते, कुछ भी नहीं पता है कि भाई ये जो हंगामा हो रहा है उसका रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में कोई उस सिलसिले में कोई परिप्रेक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता, उससे कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये तो स्थिति है सरकार की। ये सिर्फ राजनीतिक तिकड़म करने में लगे रहते हैं। इनके साथ क्या है कि ये हर चीज को राजनीतिक तिकड़म के रूप में देखते हैं और कहते रहते हैं कि हम राष्ट्रवाद सामाजिक एकता कर रहे हैं। विकास, राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता, 3 फिक्रे बोलते हैं बस केवल, और हर चीज में राजनीतिक तिकड़म करते हैं। सब सरकारें राजनीतिक तिकड़म करती हैं, सब पार्टियां करती हैं, लेकिन इन्होंने उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक बात है। अच्छा, अगर ये पूरे देश में यूजीसी की जो ये
नए नियम हैं इनको लेके, कमेटी को लेके बड़ा विवाद चला हुआ है। अब सरकार के सामने गले की हड्डी बन गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो भी सड़कों पे आ गई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट टेम्परेरी ने इस्तीफा दे दिया, बदले में एक जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद में सामने आ रहा है वो फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहा था। और ये अब उसके विरोध में पिछड़े और दलित संगठन भी सामने आ गए कि ये कमेटी बिल्कुल ठीक है। यानी अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ये ऊंची जातियां जो भारतीय जनता पार्टी की प्रबल समर्थक थी, ब्राह्मण ठाकुर, अब वो बहुत नाराज हैं। उनके तमाम बीजेपी के लोगों ने इस्तीफे दे दिए। और अगर अब इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे तो पिछड़ी और दलित जातियां नाराज हो जाएंगी कि भैया आप ऊंची जातियों के प्रेशर में आ गए। तो अब क्या सरकार खुद चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए और स्टे मिल जाए, किसी तरह गले की हड्डी निकल जाए, या फिर अब रास्ता बचता क्या है सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे देगा नहीं। ये मैं कोई वकील नहीं हूं, जज नहीं हूं, मैं पहले से बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा स्टे, मैं बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही संसद में समिति बनी थी, जिस समिति की चेयरमैनी दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उनको मिली थी। उस समिति में चार कांग्रेस के सांसद थे, 16 भाजपा के सांसद थे, बाकी 4-5 विपक्ष के और विपक्षी पार्टियों के सांसद थे। 16 भाजपा के सांसद थे, यानी भाजपा की उसके अंदर हद से ज्यादा बहुमत था भाजपा के पास। उस कमेटी ने विचार किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस ड्राफ्ट की उन्होंने जांच की कि भाई उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर कमजोर जातियों के हितों की सुरक्षा कैसे की जाए और उनको जो अपमान और उनको जो पक्षपात झेलना पड़ता है, भेदभाव झेलना पड़ता है, उसकी कैसे रोकथाम की जाए। पहले से नियम बने थे, उन नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये नियम कमजोर हैं, इन नियमों को और सख्त किया जाना चाहिए। इसके लिए दिग्विजय सिंह कमेटी ने जांच की। दिग्विजय सिंह कमेटी ने जो सिफारिशें की उसमें 2 सिफारिशें अलग तरह की थी कुछ, संजय जी। एक सिफारिश उसके अंदर ये थी कि उन्होंने कहा कि इसमें केवल SC ST तक इसको सीमित न किया जाए, इसमें OBC को भी जोड़ दिया जाए। तो OBC को भी जोड़ दिया गया। दूसरी सिफारिश उसकी महत्वपूर्ण ये थी कि अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर जो जुर्माने का प्रावधान था वो हटा दिया जाए, ताकि लोगों को शिकायत करने के प्रति हतोत्साहन न हो, शिकायत के खिलाफ कोई बैरियर अवरोध ना हो, तो वो भी हटा दिया गया। तो इसको लागू किया गया है, वहां पर UGC ने इसको लागू करवाया है। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया गया काम है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई स्टे वगैरह इनको नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट सरकार के लिए पतली गली मुहैया नहीं कराएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो अब सरकार के पास रास्ता बचता क्या है फिर? मेरा तो मानना है कि सरकार किसी रास्ते की तलाश कर भी नहीं रही है। ये हमारी गलतफहमी है कि सरकार रास्ते की तलाश कर रही है। ये हमारी गलतफहमी है कि इससे हमें लग रहा है कि मोदी जी काफी बेचैन है। नहीं, मेरा अपना विश्लेषण तो ये है कि मोदी जी ने ये काम बड़े सोच समझकर किया है और उन्हें पहले से अंदाजा था कि इसके खिलाफ ऊंची जातियां कुछ हंगामा करेंगी। आप देखिए मोदी जी के इस काम से क्या हुआ। कांग्रेस उस नियमावली के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रही है। कैसे बोलेगी? कोई नहीं बोल सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती। राहुल गांधी तो पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय के सवाल पे ओवर कमिटेड है। हाँ, बोलेंगे नहीं। तो सबसे बड़े सामाजिक न्यायवादी इस वक्त कौन है देश में? राहुल गांधी। अच्छा, तेजस्वी यादव की पार्टी बोलेगी नहीं, अखिलेश यादव की पार्टी बोलेगी नहीं, मायावती बोलेंगी नहीं इस सवाल के ऊपर। कोई भी पार्टी विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो इस नियमावली के खिलाफ नहीं बोलेगी। उन्होंने अपने प्रवक्ता भी टीवी भी भेजना बंद कर दिए सवाल के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान ने जितने भी बयान दिए हैं और सरकारी पार्टी की तरफ से जो भी बयान आए हैं, जो भी बात आई, उस एक सारे पढ़ लीजिए आप। एक में भी ये संकेत नहीं दिखाई पड़ता कि वो कोई संशोधन करने या एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा चुनाव में इनके हाथ से OBC वोट फिसल गए थे, बड़े पैमाने पर फिसले थे। वो हर कीमत पर उन OBC वोटों को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, वरना उन्हें पता है कि वो यूपी का चुनाव हार जाएंगे। यूपी में लोकसभा वाला नतीजा
विधानसभा में लोकसभा वाला नतीजा आ जाएगा। और यूपी में चुनाव हारे तो निश्चित रूप से 2029 का चुनाव भी हार जाएंगे लोकसभा का। तो इसलिए इन्होंने ये दांव चला है, वो हर कीमत पर उन्हें ओबीसी वोट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, जहां तक तो फिर ब्राह्मणों के जनरल कैटेगरी के लोगों ने सड़क पे जो जुलूस निकाले हैं, जो प्रदर्शन किए हैं, और भाजपा के खिलाफ काफी गुस्सा है। बहुत जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर का भी अपमान किया गया है, बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो देखा, उसमें एक आदमी गुस्से में नारे लगा रहा था और अपने कपड़े फाड़ फाड़ के फेंक रहा था, अपने कपड़े खुद ही फाड़ रहा था। और जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां से मुझे आज खबर मिली है कि वहां भाजपा के बूथ स्तर के, ब्लॉक स्तर के बहुत से कार्यकर्ताओं ने, नेता नुमा कार्यकर्ता जो होते हैं, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं पार्टी से, पार्टी से झंडा उतार दिया है। बहुत मतलब नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश तो इसकी प्रयोगशाला बन गया है बिल्कुल इस पूरे मामले। बाकी जगह बिहार में भी है काफी असर, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो चुनाव अभी हो चुका, अब तो चुनाव होगा 5 साल बाद बिहार में। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के पहले वाली साल चल रही है। तो मतलब मोदी जी ने तय कर लिया कि ये जो ऊंची जातियां ये जाएंगी कहाँ, ये तो हमें वोट करेंगी, ब्राह्मण ठाकुर कहाँ जाएंगे। भाजपा के रणनीतिकारों का अंदाजा ये है कि ये जो छलकूद ये लोग मचा रहे हैं, तो ये मचाते रहेंगे, अपने थोड़े दिन मचाएंगे, थक जाएंगे, फिर इनको बाद में पटा लिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में देर है, क्या है, अभी नाराज होंगे, पटा लिया जाएगा। तो देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसका कोई दमन भी नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ कोई सरकारी कार्रवाई भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, इनको होने दिया जा रहा है इनको। अच्छा, और विपक्ष कोई पहलकदमी लेकर ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार नहीं है कि ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के लिए आपको उस नियमावली की निंदा करनी पड़ेगी। कोई विपक्ष, इस वक्त कांग्रेस अगर उस नियमावली की निंदा कर दे, यूजीसी वाली, बैंड में जाएगी। हाँ, नहीं निंदा कर दे तो ब्राह्मणों में करंट से दौड़ जाएगा, मैं बताऊं उत्तर प्रदेश में आपको। हाँ, लेकिन बैकवर्ड तो नाराज हो जाएंगे, दलित तो नाराज हो जाएंगे। दलित नाराज हो जाएंगे, लेकिन बैकवर्ड के कौन से वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कौन सा बैकवर्ड देता है कांग्रेस को वोट? लेकिन बाकी पूरे देश में तो मैसेज गलत चला जाएगा। जो राहुल गांधी बैकवर्ड की, समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत हो जाएगी कि वो तो उसको तो बैकवर्ड वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को, बैकवर्डों की पार्टी है, और कांग्रेस के साथ उसको समझौता करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी वहां पर। तो इसलिए कांग्रेस ये कर नहीं सकती है। इसलिए भाजपा को आसानी इस बात में है कि उसका जो नाराज ऊंची जातियों का, जनरल कैटेगरी का वोट है, सामान्य श्रेणी का वोटर है, भाजपा जानती है कि इस वोटर के पास विपक्ष अपना विकल्प लेकर नहीं जा सकता। इसलिए भाजपा ये प्रयोग कर रही, ये प्रयोग है। तो बीजेपी तो चाहेगी आंदोलन और बढ़े। ये केवल धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी की मिली जुली एक ऐसी कारस्तानी नहीं है, इसको माना जा सकता है गफलत में उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सोच समझ के किया गया है। और मेरी जहां तक अभी तक समझ बनी है, इसमें सरकार बिल्कुल 1 इंच भी कदम नहीं पीछे करेगी। तो ये तो अच्छा है कि सरकार चाहेगी कि आंदोलन और बढ़े और ज्यादा हंगामा हो। जितना हंगामा होगा, बैकवर्ड वोट उतने ही ज्यादा लुभाए जाएंगे, उतनी ज्यादा वाई होगी। इसीलिए कई जो ओबीसी बुद्धिजीवी हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, बहुत सी बातें वो मेरी पसंद करते हैं, मैं उनकी बातें पसंद करता हूं, मैं उनमें से किसी के नाम नहीं लूंगा। बड़े बुद्धिजीवी हैं ओबीसी बुद्धिजीवी, कई, एक नहीं कई, इनके मीडिया चैनल बहुत लाखों उनके पास व्यूअरशिप है। वो सब कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है। ये जो ब्राह्मण बनिए ठाकुरों का ये जो आंदोलन है, ये तैयार, राजनीतिक दृष्टि से तैयार किया गया आंदोलन है। ये बीजेपी की फैक्ट्री में तैयार किया गया, वहां मैन्युफैक्चर किया गया है इसको, इस आंदोलन को। वो हो रहा है, वो सबका ये कहना है, और सब लोग उस नियमावली के पक्ष में है, अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। ये सब लोग बीजेपी के बड़े कड़े आलोचक हैं। हम और आप जितनी आलोचना करते हैं, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के आलोचना करते हैं लोग। लेकिन कुमार विश्वास ने भी लिखा है, मैं अभागा स्वर्ण कर ले राजा, मतलब बहुत कितने कविता लिखी है कुमार विश्वास ने। इन लोगों, मनोज मुंतशिर ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मोदी जी तो हमारे पिता समान है, एक पिता को एक बेटे का पक्ष लेकर दूसरे बेटे के झापड़ नहीं मारना चाहिए,
जब इस देश में अगर जाति जीत जाएगी तो राष्ट्र हार जाएगा, हम दोनों बच्चे हैं मोदी जी के, दोनों ही बच्चे मोदी जी के तमाम स्नेह के दावेदार हैं। ये सब इस तरह की बातें लिखने से तो ना राजनीति होती है। अच्छा, दूसरे क्या लग रहा जो है? जो खासतौर से ब्राह्मण समाज और ऊंची जातियों का समाज जो है, उसके मन में एक खिसियाट भी है बहुत ज्यादा। उसके मन में खिसियाट ये है कि हमको बिल्कुल अपना जेबी वोट बंधुआ वोट समझ लिया गया है, ये तो सही बात है। और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वोट हमारा है और हमारे ही खिलाफ नियम बना रहा है। हमारे वोट से जो सरकार बनी हमारे खिलाफ ही नियम बना रही है। बात में दम भी है वैसे। ये जो भावना है, इस भावना के कारण उनमें बहुत नाराजगी और खिसियाट है। तो उससे क्या है, कहीं कहीं एक दीवाने किस्म की अभिव्यक्तियां, दीवानगी दिखाई पड़ रही है आंदोलन में। जैसे एक हिंदू धर्म सेना हैं संतोष दुबे, उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो अपने वीडियो में कह रहे हैं कि ये कोई SC ST के लिए तो ना कानून बनाया जा रहा है, तो बीजेपी ने अपना 13वीं कराने के लिए कानून बनाया है, अपना मुंडन कराने के लिए उस्तरा तैयार कर रहे हैं, अंत हो जाएगा इनका, वो ये कह रहे हैं। एक जो अपने आप को RSS का बड़ा भारी समर्थक और विश्लेषक हम मानते हैं, वो कहती हुई नजर आए कि बीजेपी अपने ही वोट के ऊपर थूक रही है। आप डायलॉग देखिए, हम लोगों ने कभी बोले डायलॉग आज तक इस तरह के? आपने नहीं बोले होंगे ऐसे डायलॉग, मैंने कभी ऐसे डायलॉग नहीं बोले हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जो बीजेपी के बड़े भारी समर्थक रहे, फिर 11 साल से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, हर नुक्कड़ और चौराहे पे खड़े होकर बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अब बताइए कि ये क्या हालात आ गए। एक और है जो बीजेपी के बड़े भारी समर्थक हैं, उनका बड़ा जबरदस्त उग्र राष्ट्रवादी हैंडल है उनका। उन्होंने कहा कि मोदी जी, ये जो आप काला जूता पहनते हैं, उनका डायलॉग सुनिए, मोदी जी आप ये जो काला जूता पहनते हैं, इसमें आप आगे वो ठाकुर वाली कील लगवा लीजिए। शोले के ठाकुर ने जूतों में जो कील लगवाई थी वो लगवा लीजिए। वो कील अगर बाजार में ना मिले तो वो स्टेशनरी की दुकान पे जाके वो जो ब्रास की पिनें हैं वो खरीद लीजिए, और ब्रास की पिनों को यू के आकार में जूते के सामने लगाइए। फिर धर्मेंद्र प्रधान को वहां बुलाइए अपने पास, फिर उनके दोनों नितंबों पे जोर से लात मारिए, इतनी जोर से मारिए लात कि वो यूं छप जाए उसके ऊपर, उसमें से खून भी गिरे। ये उन्होंने लिखा, अपने खुद वीडियो बनाया है उन्होंने, उनमें से रक्त रिसे उसके अंदर से, और जब वो रक्त रिसेगा तो आपको भी यू टर्न मारना है, इसलिए यू छपना चाहिए उनके उसमें। तो पक्के राष्ट्रवादी हैं वो, तो पक्के बीजेपी के भक्त, मैंने भी देखा था वीडियो को। आप ये देखिए कि वो ये मान रहे हैं कि मोदी जी यू टर्न मारेंगे इसमें। मेरा अपना विश्लेषण कहता है गलत हो सकता है मोदी जी मार दें यू टर्न, लेकिन मोदी जी ने किसान आंदोलन पर यू टर्न मारा था, वो 1 साल इंतजार करने के बाद मारा था। हाँ, देख रहे थे कितना माहौल गर्म हो रहा है, उसके बाद मारा था। तो अभी बीजेपी वाले देख रहे हैं, अब मान लीजिए अच्छा, उसमें ये कोई आरक्षण विरोधी आंदोलन में से आत्मदाह हो गया था, एक भीषण घटना हो गई थी, मतलब इस टाइप की कोई घटना हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो मोदी जी को यू टर्न मारना पड़ेगा फिर। अच्छा, इस तरह एक फैसले से क्या बैकवर्ड वोट मिल जाएंगे? पिछड़ों को यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी हैं, पद खाली पड़े हैं, नौकरियों में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, तो लगता है कि एक फैसले से अब ऊंची जाति विरोध करेंगे और बैकवर्ड वोट दे देंगे, सब अपना अपमान भूल जाएंगे, बैकवर्ड जो उनके संग हुआ है। अगर ऊंची जातियां इस पे विरोध नहीं करती, अगर ऊंची जातियां इसमें विरोध नहीं करती और ये मसला शांतिपूर्वक ऐसे ही हो जाता, तो फिर बीजेपी को इसका फायदा ना के बराबर होने की उम्मीद थी। किसी को पता ही नहीं लगता ये कहां क्या हो गया है। जो बात होती केवल शिक्षा संस्थाओं के अंदर ही अंदर रह जाती। लेकिन इस चीज ने ओबीसी और दलित समाज के सामने इस पूरे मसले को बहुत उघाड़ के पेश कर दिया है इस आंदोलन में। तो आपका कहना यह है कि ये पीछे पीछे उकसाने में भी बीजेपी शामिल है कि आंदोलन और बड़े, जिससे बैकवर्ड को सहानुभूति मिले? ये ओबीसी बुद्धिजीवियों का वो है, दावा है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी उकसा रही है, क्योंकि एक बार जो जिन्न बोतल से बाहर निकल जाता है, फिर आप जिन्न को अंदर नहीं डाल सकते उसमें बोतल, क्योंकि जिन्न बोतल से बहुत बड़ा हो जाता है फिर। ठीक बात है। हाँ, अगर मान लीजिए आंदोलन का जिन्न निकल गया बाहर और बड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर मोदी जी के आदेश से दोबारा थोड़ा चले जाएगा बोतल में। सही बात है। लेकिन बड़ा मजेदार है, योगी जी ऊंची जाति की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, करणी सेना को संरक्षण है और ठाकुरों का संरक्षण है। और अब आप देखिए अभी मुक्तेश्वर कह रहे थे कि ठकुरैती हो रही है, उन्होंने कहा। तो
इस आंदोलन में तो ब्राह्मण भी हैं और करणी सेना भी निकल आई है, दोनों एक साथ आ गए। दोनों एक साथ आ गए। तो इसमें कुल मिलाकर जो ऊंची जातियों का समाज है, खासतौर से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अब इसमें पटेल या जाट वगैरह का इतना अभी योगदान दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये योगदान भी बढ़ सकता है। जैसे कल मेरे एक मित्र ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने अपने घर पे पोस्टर लगा दिया है कि हम सवर्ण हैं, हमारे यहाँ बीजेपी वाले वोट मांगने ना आए। मतलब इस प्रकार की जो बात हो रही है वो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए इस हालत में मामला पहुंच सकता है कि फिर वो उसको प्रबंधित ना कर पाए, हालात बिगड़ सकते हैं, आप बोतल को दोबारा जिन में न डाल पाए। अब देखिए ये कहां तक जाता है। बिल्कुल ठीक बात। अब देखते रहेंगे, नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, शुक्रिया, थैंक यू।